नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे और भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक, भारत रत्न से अलंकृत और एक सरल व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती है, जिसे हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सादर नमन और सादर प्रणाम करती हूँ। साथ ही मैं उन सभी शिक्षकों को, गुरुओं को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, यहाँ तक साथ दिया और जीवन जीने की कला सिखाई। उन सभी गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। और देश दुनिया सभी के सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम जो अपने इस शुभ कार्य में लगे हुए हैं और आज जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, उन सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई मेरी ओर से। धन्यवाद। शिक्षक दिवस के शुभ संध्या पर शिक्षकों संवाद कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हैं मेहमान डॉक्टर ममता रानी, प्राचार्य RBM कॉलेज मुजफ्फरपुर, संत कुमार सहनी, शिक्षक बेगूसराय, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, डॉक्टर सतीश कुमार राय, अध्यक्ष विश्वविद्यालय हिंदी विभाग बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं सर। समीक्षा के बेस था खत्म हो गई। सर, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपको पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं आप, ये हमारी गौरव की बात है। संत सर। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत आभार। सतीश सर। सतीश सर, शिक्षक दिवस पे आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप शिक्षक को, आज शिक्षक दिवस है। सर्वपल्ली डॉक्टर समीक्षा के बुलावे के बाद बुलावा संत सर, कैसा महसूस हो रहा है? सम्मान मिला है और आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती है। इस शुभ संध्या पर क्या कहेंगे सर शिक्षकों के लिए, और आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आवाज खत्म हो गई, क्या हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है जी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करना किसी भी शिक्षक के लिए सम्मान की बात होती है। जी। 26 वर्ष के सेवा काल में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जी। इनरोलमेंट बढ़ाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात
बात हो, क्वालिटी एजुकेशन की बात, तो प्रत्येक क्षेत्र में ने काम किया और अच्छे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। पहले बच्चे पहुंचे, उसके बाद आज मैं जी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर अपने आप को अपने जी समाज के लिए, अपने शिक्षकों के लिए कुछ कर पाया, इससे अच्छा लगता है। और भविष्य में शिक्षा के लिए बहुत सारी चीजें जो हमेशा एक चुनौती के रूप में रहती ही है, इसके लिए मैं काम करता रहूंगा। कैसे कनेक्ट होगा? जी जी सर, सतीश सर आवाज आ रही है? सतीश सर, ममता जी 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 आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शुभ संध्या पे। शिक्षकों जी, के बहुत लिए बहुत शिक्षक धन्यवाद। दिवस है, आपका दिन है और बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जी जी धन्यवाद अभी जुड़ रहे धन्यवाद। हैं सर सतीश जी। आप जी अभी हम आज शिक्षक दिवस है, हम शिक्षक दिवस मना रहे जी हैं, जी पूरा देश मना रहा है। जी शिक्षक और छात्र के जो रिश्ते हैं आजकल, वो शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं। क्या किस नजर से आप देखती हैं, क्या कहेंगी शिक्षक और छात्र के रिश्ते में सुधार और शिक्षक की स्थिति क्या कुछ है मौजूदा दौर में? देखिए, हमारे देश में, भारतवर्ष में शिक्षकों की एक महान परंपरा रही है और शिक्षक को ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। तो गोविंद से ऊपर माना गया है और गुरु का स्थान सर्वोपरि रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, शिक्षा का स्वरूप भी बदला। पहले शिक्षा एक मिशन हुआ करती थी और अब शिक्षा एक तरीके से लोगों का व्यवसाय बन गई है। तो ऐसे में जैसे जैसे शिक्षा का एक तरीके से शिक्षा से लोग अर्थ कमाना शुरू किए, वैसे वैसे कहीं ना कहीं शिक्षकों की गरिमा घटने लगी। पहले गुरु बिना कुछ लिए ज्ञान देते थे और उनके सामने क्या राजा क्या महाराजा सब नतमस्तक होते थे। उनकी शर्तों पर उनके गुरुकुल में बच्चों को डालते थे। आज जब शिक्षक अपने शिक्षा के बदले पैसा लेने लगा है, और अब तो पैसा की बात ये है कि एक तरीके से इतना प्रोफेशन हो चुका है ये, और अच्छी खासी रकम ली जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षक की गरिमा घटी है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर शिक्षक पैसा न ले तो अपने परिवार को कैसे पाले, उसके लिए भी वह जरूरी है। लेकिन जहाँ दोहन आ जाता है, दोहन एक होता है कि जो छात्र देते थे उससे भरण पोषण होता था गुरु परिवार का। अब ये स्थिति है कि इतनी रकम नहीं हो तो तुम मेरे कोचिंग क्लास में मत आओ, एक भारी रकम की मांग की जाती है। तो बिल्कुल प्रोफेशन ये हो चुका है, एक अन्य व्यवसाय की तरह हो चुका है। तो इससे गरिमा घटी है गुरुओं की। और देखिए, दो शब्द है, एक है शिक्षक और छात्र और एक शब्द है गुरु और शिष्य। गुरु, आज कोई भी छात्र अगर जीवन में एक गुरु पा जाता है तो वह शिष्य बन जाता है और वह बहुत कुछ सीख लेता है, वह ज्ञान पाता है। लेकिन जब एक छात्र जीवन में एक शिक्षक पाता है तो वो शिक्षा पाता है, वह ज्ञान नहीं पाता है। आज देखिए सीबीएसई में 99, 100 परसेंटाइल आ रहा है, वह शिक्षा है, वह ज्ञान नहीं है। तोता रटंत है, लोगों ने रट लिया। और इसलिए हम देख रहे हैं कि गुरु की गरिमा धीरे धीरे हमारे समाज में कम हुई है। और यह ऐसा समय है जब हमें इस पर सोचना होगा, क्योंकि एक शिक्षक, कहा गया एक राजा था
और उसने अपने पिता को कैद किया, हमारे हिस्ट्री में ये है। और उसके बाद पिता से कहा कि तुम कोई एक नौकरी आप कहिए, वो मैं करने की आपको इजाजत दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो उसके बेटे ने कहा कि अच्छा, इतना आप चालाक हैं, आप फिर से शासन करना चाहते हैं। यानी शिक्षक का महत्व इतना है कि वह पूरे देश को बदल देता है। शिक्षा एक बुनियादी जरूरत ही नहीं है, बल्कि मनुष्य को पशु से अलग करने वाली एक विधा है, एक ज्ञान है। तो शिक्षक की जरूरत हमारे जीवन में है। जिसने अपने जीवन में एक अच्छा शिक्षक पा लिया, वो उसने गुरु मान लिया और गुरु के बताए रास्ते पे बिना कोई प्रश्न किए कोई चला, तो उसका जीवन सफल हुआ है। और मैं मानती हूँ कि गुरु वह है जो आपके गुरूर को तोड़कर और आपको एक सभ्य, एक विनम्र इंसान बनाता है, जो आपको ज्ञान देता है। यदि आज बिरले ही हैं, लेकिन ऐसे शिक्षक आज भी हैं समाज में जो गुरु कहलाने लायक हैं, और उनके चरण में आज भी हम वंदना करते हैं। लेकिन जिन गुरुओं ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, तो उनको जब पैसे मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद वो इज्जत कम हो जाती है। और आज वैसे छात्र वो अपने छात्र को शिष्य बना पाने में असफल होते हैं। तो यह खाई बढ़ती जा रही है दिनों दिन, और जरूरत है ऐसे मौकों पर इस तरीके की परिचर्चा कर कहाँ कोई कमी रह गई है दोनों पक्ष में, चाहे वो गुरु हो या वो छात्र हो, कहाँ कमी हो गई है उस पर ध्यान दे। एक कड़ी, बस एक बात और, एक कड़ी अभिभावकों की भी होती है। पहले के अभिभावक, गुरु अगर शिष्य को कुछ भी कह रहा है, डांट रहा है, समझा रहा है, कुछ नहीं बोलते थे। और आज के अभिभावक मीडिया लेके जाते हैं, ये देखिए ऐसे मारा गुरु ने, इस यहाँ पर लाल दाग देखिए, इस तरीके का व्यवहार किया। तो जब इस तरीके का इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो निसंदेह एक दूरी आ जाएगी, और इसमें कोई शक नहीं कि आज गुरु शिष्य में दूरियां आ गई है। जी, गुरु ज्ञान की लौ जलाता है। मनुष्य जो बच्चा होता है उसको एक जो पैदा तो मनुष्य रूप में लेता है, लेकिन उसकी जो रास्ते होते हैं, मनुष्यता की जो पाठ होती है, वो एक गुरु ही सिखाता है, बनाता है। जब तक शिक्षक की पिटाई भी ना लगे तो बच्चा नहीं समझता है, या ज्ञान की पिटाई हो या आचरण सुधारने या नैतिकता की बात हो। बहुत सही बात कही मैम आपने। सर सतीश सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आज हम शिक्षा दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ शुभ संध्या पे बात कर रहे हैं। आज आप शिक्षक हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। और मैं ये समझना चाहूंगी सतीश सर, शिक्षक एक मनोवैज्ञानिक भी होता है, जो बच्चों के स्वभाव को, मन को पढ़ के इस तरह से उसके साथ, हर बच्चा अलग होता है, तो शिक्षक के जो रोल होते हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं। कैसे देखते हैं सर आप? जी सर, सतीश सर। सबसे पहले तो मैं एक महान शिक्षक को उनकी जयंती के अवसर पर नमन करता हूं, जिन्होंने शिक्षक की मर्यादा को, शिक्षक के दायित्व को और शिक्षक के कर्तव्य बोध को हमारे बीच रखा। हमारे देश में विद्या शब्द अधिक प्रचलित। शिक्षा एक सामान्य प्रक्रिया है, हम निरंतर को सीखते रहते हैं, लेकिन जिसको हम साधना द्वारा गुरु के मार्गदर्शन में सीखते हैं, वह शिक्षा नहीं, वह विद्या है। राधा कृष्णन ने गहरी साधना की थी, संघर्ष करके उन्होंने सफलता के कई सोपान पार किए थे। वह दौर था जब चुनौतियां अधिक थी, देश गुलाम था, और यहाँ शिक्षा के कई अलग अलग उस समय आयाम थे। एक और संस्कृत की शिक्षा थी,
प्रणाली का अवशेष बचा हुआ था। दूसरी ओर मदरसे की शिक्षा थी और तीसरी ओर 1857 में इस देश में 3 विश्वविद्यालय स्थापित हो गए थे। राधा कृष्णन ने हमारी परंपरा का जो सार तत्व है उसको ग्रहण किया और आधुनिकता से उसे मंडित करते हुए एक नई राह निकाली। उन्होंने उपनिषदों पर लिखा। उपनिषद क्या है? प्राचीन गुरुकुल में जो दीक्षांत भाषण होता था उसी का संग्रह है उपनिषद। तो हमारी जो साधना प्रणाली, गुरु शब्द एक सांस्कृतिक शब्द जो आधार से प्रयास की ओर ले जाता है, जो रहस्य से ज्ञान की ओर ले जाता है, वह मार्गदर्शक हमारा गुरु होता है। शिक्षक बहुत होते, लेकिन हर शिक्षक गुरु की गरिमा प्राप्त नहीं करता। गुरु का एक दूसरा अर्थ है जिसका अर्थ है भारी, यानी जो भारी हो जाए ये विवादे। तो राधा कृष्ण ने गुरु शब्द को, उसकी परंपरा को, उसकी गरिमा को रेखांकित किया था और हमारे सामने एक प्रतिमा उपस्थित किया। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं, जब हमारी नई शिक्षा नीति सामने आ रही है, उस समय राधा कृष्ण अधिक प्रासंगिक हो रहे हैं। आज वैश्वीकरण का दौर है। पूरा विश्व एक बाजार बन गया है। विश्व व्यापार संगठन ने शिक्षा के भी उत्पाद माना, इसीलिए निजी विश्वविद्यालय आ रहे हैं। सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं क्या स्वागत करती हूँ डॉक्टर रमेश प्रसाद गुप्ता, प्राध्यापक व अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, राम दयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। रमेश प्रसाद सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रमेश जी शिक्षक संगठनों से में सक्रिय रहते हैं। डॉक्टर रमेश प्रसाद गुप्ता, प्राध्यापक व अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, राम दयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। कहाँ आवाज आ रही है? रमेश सर जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत हार्दिक बधाई सर शिक्षक दिवस की। जी सर बताएं सतीश सर। तो आज हम अपनी प्राचीन शिक्षा का जो सार तत्व है, उस सार तत्व को बताते हुए आधुनिक का सामना करने अर्जित करने के लिए हम एक नई व्यवस्था करने, एक नई शिक्षा नीति जो आ रही है, यह ठीक है कि आज समाज के हर वर्ग में दायित्व बोध जो है वह कमजोर हुआ। हमारे शिक्षक ने अपने दायित्व बोध से कुछ उदासीन हुए हैं, लेकिन यह उदासीनता सिर्फ उनकी नहीं है। ये जिस समाज में रहते हैं, ये जिस देश काल में जीते हैं, उस देश काल का असर भी होता है। भारत का प्रसंग है कि अश्वत्थामा को जब नींद की जगह आने का घूल मिलता है तो द्रोणाचार्य जैसा शिक्षक, उनके जैसा गुरु राजगुरु होकर सीमित निकल गए। आज भौतिकता हमें भी घेरती, आज संसाधनों की जरूरत हमें भी होती। यह ठीक है कि हम त्याग करने वाले लोग होते हैं, हम त्याग को महत्व देते हैं और बिना त्याग किए
कोई शिक्षक गुरु का जी, पद जी। प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो राधा कृष्ण ने बिल्कुल। त्याग के बाद सम्मान प्राप्त किया था। वर्षों तक ये विश्वविद्यालय वहाँ भारतीय शिक्षा प्रणाली को विकसित किया। ये राजदूत बने तो वहां भी भारतीय धारणा थी, उन्होंने कुछ किया था। और आज ये शिक्षक बने रहे। आज भी हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक की भूमिका में है। आज भी उनका कृतज्ञ वो जी। हमें रोशनी देता है। अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था कि नहीं खजूर तबीयत आजाद हवाए शोक मिसाले नसीम पैदा कर हजार चश्मा तेरे संगरा टूटे। उन्होंने बताया था कि कैसे हम नई पौध बना सकते हैं। तो आपके मंच के माध्यम से मैं पूरे शिक्षक समाज की ओर से उस महापुरुष को नमन करता जी, और आपका धन्यवाद कि जी। आपने शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें अपने कर्तव्य का बोध भी कराया और समाज के साथ संवाद करने का अवसर। आपका धन्यवाद। जी। जी सर, मैं आपके पास फिर आऊंगी। मेरे साथ जुड़े हैं जी संत सर। संत सर, गुणवत्तापूर्ण जी। शिक्षा आज के मौजूदा दौर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी हो गई है। इसे कैसे फुलफिल किया जा सकता है? कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है? इसमें सुधार की आवश्यकता है। कैसे होगा सर? जी बहुत जी बहुत ही सामयिक प्रश्न है। बहुत दिनों तक इन प्रश्नों पर चर्चा होती रहेगी और ये एक वैश्विक समस्या है। जी। अपने देश में की भी समस्या है और अपने राज्य की समस्या तो बहुत अधिक महसूस किया जा रहा है विभिन्न स्तरों पर। इसके कारण भी हैं। प्रारंभिक विद्यालयों में हमारे बच्चे काफी कम आंकी जा रही है। हालांकि यह गुणवत्ता पढ़ने लिखने तक ही है। यदि बहुत सारे एजेंसी हैं जो मूल्यांकन करते हैं और कहते हैं कि 5वीं वर्ग के छात्र हैं, आधे छात्र जिनको द्वितीय वर्ग की किताब जो है वो नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि गुणवत्ता शिक्षा की कमी शुरू से ही है। ये सच भी है। जब तक इसे दूर नहीं किया जाता तब तक हम कॉलेज की उच्च शिक्षा में वो गुणवत्ता को ले नहीं जा सकते। तो इस पर मेरा काम भी हुआ है। जी। 15 दिनों में पढ़ना लिखना सिखाना जी सर। एक मॉडल मेरे द्वारा विकसित किया गया है। कुछ दिनों में इसका प्रचार प्रसार होगा और प्रत्येक विद्यालय में वो चीज जा सकेगी। दरअसल होता क्या है कि हमारे शिक्षक परंपरागत ढंग से पढ़ाई लिखाई करते हैं और थोड़ा सा उसमें जो अभी चर्चा मैडम जी कर रही थी, मैडम की डेडिकेशन वगैरह की कुछ कमी आ गई है। बदली हुई परिस्थिति में
पढ़ाने जी, के बिल्कुल। तौर तरीके से भी हमें प्रशिक्षित होना होगा। इन चीजों की कमी है। और सब समाज से लगाव भी शिक्षकों को थोड़ा सा मैं पूर्णतः नहीं कह सकता कि हट गया है, लेकिन थोड़ा सा हटा हुआ दिख रहा है। सरकारी विद्यालयों पर भरोसा जी जी हमारे उच्च वर्ग के अभिभावक प्राय नहीं करते हैं। तो हमारे पास बहुत कमजोर वर्ग के बच्चे आते हैं और विद्यालयों पर ही उनकी निर्भरता रहती है। जी वे विद्यालय में नामांकन करके अपने शिक्षक को विद्यालय के लिए समर्पित कर देते हैं। अब हमारे गुरुजन उन बच्चों को देखें, अगर देखते हैं जी अच्छा है, नहीं देखते हैं तो पर भी कोई बात नहीं है। अभिभावकों की इस तरह की सोच रही है। वे अगर एक एजुकेशन में जी स्ट्रेटजी होती है, व्यूह रचना, जो युद्ध से भी अधिक सूक्ष्म मानी जाती है, जिसमें अनेक मोर्चों पर काम करना पड़ेगा। आपके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अभिभावकों को तैयार करना पड़ेगा कि वे अपने बच्चे को नियमित भेजें। फिर जी अपने शिक्षकों को तैयार करना पड़ेगा जो अभिवंचित वर्ग से बच्चे आते हैं या विद्यालय में जो भी आते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और बच्चे को भी तैयार करना पड़ेगा वे पढ़ने के लायक हों। अब पढ़ने के लायक का मतलब क्या हो सकता है? हॉर्नडाइक साहब का सीखने के सिद्धांत, उन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं लर्निंग लॉ। उसमें है एक लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, वे बच्चे को अपने शिक्षक से, अपने आसपास की चीजों से या जो उनको अच्छा लगता है उससे प्रभावित होंगे। इसके लिए वातावरण चाहिए। तो वातावरण निर्माण के लिए इन सारी चीजों को विद्यालय में सर हमारे साथ और हमारे साथ स्नेहिल पांडे, प्रधान शिक्षिका, नवाबगंज उन्नाव राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, वो भी हमसे जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है स्नेहिल पांडे जी मैम। हार्टिली थैंक्स, मैनी थैंक्स, बहुत बहुत बधाई आपको। मैनी थैंक्स मैम, रियली शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सर जी आवाज कुछ कम आ रही थी। अब बोले, सुन रही हूँ जी। हम बच्चे को हेलो जी, तो बच्चे को अधिक से अधिक प्रैक्टिस लाना पड़ेगा, तभी बच्चे सीख पाएंगे। और अभी सभी स्तरों पर काम करने की जरूरत है। अभिभावक होंगे, शिक्षक होंगे, समाज होगा, फिर सरकारें होंगी, उनकी भी नीतियां महत्वपूर्ण होती है। कैरिकुलम वगैरह नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बन रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षक दिवस अगर वे चाह लेंगे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि चाहेंगे तो कर सकते हैं। ये शिक्षकों के पास आदिकाल से ही रहा है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी ये चीज शिक्षकों के साथ रहेगी। जी मैडम। जी सर। रमेश सर हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश सर। हम
बोल, आवाज जी आ रही रमेश है? सर, आवाज आ रही है? आवाज आ बिल्कुल रही है सर, मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, हाँ आ ठीक रही है, है सर, ठीक आ रही है, ठीक। आ रही है सतीश सर, आ रही है। आपको बहुत बहुत छोड़ो, नहीं हो रहा कुछ, इसी से कर लेकर छोड़ो। सर, आज हम शिक्षक दिवस के शुभ संध्या पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती मना रहे हैं, और आप सभी तमाम सभी मुझसे जुड़े शिक्षकगण का आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ फिर से, और आपको भी बहुत बहुत बधाई शिक्षक दिवस की। सर, बतौर राष्ट्रपति एक बार सर्वपल्ली जी, डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली की जयंती है, तो मैं उनकी कुछ बात याद करते हुए आपसे समझना चाहूंगी कि उन्होंने बतौर राष्ट्रपति 26 जनवरी 1967 को, जब वो देश को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने एक अपनी इच्छा जताई थी, घोषणा की थी कि मैं कार्यकाल समाप्त होने पर दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। ये एक उनके विचार थे, उनके भाषण में थे, जो उन्होंने अंतिम भाषण शायद दिया था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो विचार थे, वो एक बतौर शिक्षक कैसे देखते हैं सर? उनकी महानता और उनकी जो कर्मठता थी, उनके जो संदेश थे, बहुत अहम रखते हैं आज के इस समय में। जी सर। जी सतीश सर, आवाज आ रही है सर? स्नेहिल मैम, यही सवाल मेरा आपसे है सर। मैम क्या कहेंगी? एक शिक्षक के दायित्व को निभाने के लिए, हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? जी हाँ शेफाली जी। उन्होंने समूचा जीवन एक शिक्षक की तरह से जीने की प्रतिबद्धता थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए मैं कहना चाहूंगी, एक महान प्रेरक व्यक्तित्व थे, और उन्होंने शायद हम लोगों को भी यही सीख दे दी है कि अगर आप शिक्षक हैं तो बाकी चीजों से थोड़ा दूर हटते हुए शिक्षण को अपने अंदर आत्मसात करते हुए अपनी एक सामाजिक ऐसी इमेज बनाएं, ऐसी छवि बनाएं कि आपको लोग फॉलो करें, आपको एज अ रोल मॉडल लें। तो यू हैव टू बी सेल्फ ग्रूम्ड। तो मैंने तो उनसे बस ये एक ही चीज ली है कि अगर आप शिक्षक हैं तो फिर राजनेता और बाकी चीजों का कोई इतना ऑक्युपाई नहीं कर सकती चीजें। आपका टीचर होना ही आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। यू हैव टू बी टीचर थ्रू आउट द लाइफ। क्या ये एक बहुत एक्चुअली ये शेफाली जी यहाँ पे राधा जी, मैं बोलूं एक इस पर राधा कृष्णन जी पे, कि राधा कृष्णन जी इतने बड़े दार्शनिक थे, राष्ट्रपति थे इस भारत जैसे इतने बड़े देश के, लेकिन जब उनसे पूछा गया था किसी साक्षात्कार में कि आपके जाने के बाद दुनिया आपको कैसे याद करे, तो उन्होंने नहीं कहा कि मुझे एक राष्ट्रपति के रूप में याद करे या दर्शन शास्त्र के एक ज्ञाता के। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे दुनिया जाने के बाद एक शिक्षक के रूप में याद करे। तो उन्होंने शिक्षक के पद को इतनी गरिमा दी, इतना महत्व दिया, और निस्संदेह हमारे समाज में शिक्षक का यही महत्व था, उनकी यही गरिमा थी जो आज छीनती जा रही है। बहुत बढ़िया। इससे यही समझ में बात आती है कि वो कितने बिल्कुल इसमें एक शिक्षक का जो पद था उसे सबसे महान और सबसे बड़ा वो अहमियत देते थे उसे। पहले
और बाकी पद को वो इतने रुचि नहीं लेते थे जितना कि वो शिक्षक थे, तो शिक्षक को ही संपूर्ण जीवन और संपूर्ण विचार की तरह जीना चाहते थे और समाज को देना चाहते थे। ये एक आज उनके जन्म दिवस पे ये बहुत जरूरी और अहम बातें हैं उनकी, जो मैम आपने भी रखी है, स्नेहिल मैम ने भी कही और ममता मैम ने भी कही। रमेश सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है रमेश सर? हाँ, आवाज आ रही है आपकी जी। मैं आपसे समझना चाहूंगी, आज शिक्षक दिवस पे हम बिल्कुल शिक्षक की बात कर रहे हैं, शिक्षक दिवस है, हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान जो हालात हैं, वर्तमान दौर में शिक्षक की क्या स्थिति है? शिक्षक की बात कर रहे हैं तो शिक्षक की भूमिका क्या है, स्थिति क्या है, क्या कहेंगे सर? एक समाज के निर्माण में शिल्पकारी होता है शिक्षक, नहीं अभी तो शिक्षक की वर्तमान स्थिति क्या है? अभी की वर्तमान स्थिति में शिक्षक, जो पहले का दौर था गुरु शिष्य का संबंध, जो गुरुकुल का दौर था, जो राजा और रंक दोनों के बेटे वहां पढ़ते थे, अभी शिक्षक को भी समाज एक दूसरी अन्य सेवा की तरफ देख रहा है। शिक्षक है, पेशा है, और वो अपने ज्ञान देते हैं या अपने शिक्षा देते हैं और उस पर पैसे लेते हैं, उस पर वो पैसे लेते हैं। ये फर्क अभी आया है, समझे? और दूसरी बात यह है कि शिक्षक जी सुन रही हूँ। शिक्षक की जो वर्तमान स्थिति है और जो हमारा जो अभी समय है, जी, उसमें ये शिक्षकों पर अविश्वास समाज का बढ़ा है। ये इस समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इस समाज का सबसे बड़ा संकट है वर्तमान समाज का। इसके हम बता रहे हैं, इस समाज का सबसे बड़ा संकट है कि जो समाज अपने शिक्षकों पर अविश्वास करेगा वो समाज ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, है ना? शिक्षकों को भरोसा करना पड़ेगा और शिक्षकों को सम्मान देना पड़ेगा। हम लोगों ने ये समझ लिया है, वर्तमान समाज और वर्तमान राज्य सत्ता ने, वर्तमान समाज के लोगों ने समझ लिया है कि शिक्षक भी एक पेशा है और शिक्षक भी एक बाजार में एक पेशागत वो व्यवसाय है जो दूसरे अन्य व्यवसाय, जबकि ये फर्क है वो। और इसके कारण कुछ इसमें हो सकता है कि व्यवसायीकरण हुआ हो, कोचिंग संस्थान हुए हो, कुछ ऐसे लोग जौहरी व्यापारी जो कोचिंग संस्थानों में आ गए हों, जो ऐसे बिजनेस व्यापार, बड़े बड़े कारपोरेट शिक्षा, बड़े बड़े स्कूल जो बन रहे हैं, स्कूल नहीं है वो, लगता 5 स्टार है वो, उसमें वो एक बिजनेस को, वो शिक्षा को धंधा के रूप में अपना लिया। शिक्षा नहीं रह गया, धंधा हो गया, है ना? तो कहने का ये कि जब तक शिक्षा को हम एक पेशागत ईमानदारी, और समाज को भी समझना पड़ेगा शिक्षा एक धंधा नहीं है, और तमाम ऐसे लोग तो शिक्षा में जो आते हैं वो शिक्षक नहीं होते। शिक्षक को संचालित करने वाले जो तत्व हैं वो पूंजीपति और कारपोरेट हैं जो शिक्षक को संचालित कर रहे हैं। वो बड़े बड़े बिल्डिंग भवन में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक का तनख्वाह वेतन में बहुत कम पैसा दे रहे हैं। और सरकारें भी क्या की है, कॉन्ट्रेक्चुअल पैरा टीचर, शिक्षा मित्र, ये इसको शिक्षक, जिस समाज में शिक्षक को भरपेट रोटी नहीं मिलेगा, असम्मानगत पेशा नहीं होगा और उसकी नौकरी नहीं स्थायी होगी और भविष्य का कोई निश्चित नहीं होगा, तो आपने उसको ऐसा ही समझ लिया कि 5,000 में चुटकुला चलता है कि 5,000 शिक्षक क्या पढ़ाएगा। आया कि 5 2 2 5 होता है, तो आया था कि कोई शिक्षक 5,000 क्या पढ़ाएगा। और शिक्षक जो पूरा तो पेशा चुनता है वो बहुत भीतर से कहीं ना कहीं ललक होती है शिक्षक में, तभी आता है। ऐसे लोग नहीं, शिक्षक नहीं आते हैं। बहुत पैसा दुनिया में लोग जाते हैं, वो कोई कलेक्टर बनता है, कोई ठेकेदारी करता है, कोई कारपोरेट में जाता है, कोई MBA करता है, लेकिन जो शिक्षक में आता है जरूर उसके भीतर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शिक्षक पढ़ाता है, और जो बचपन जो शुरुआती दिनों से पढ़ाता है वो शिक्षक के तत्व होते हैं और लोगों को पढ़ाने का क्रम होता है। तो समाज को समझना होगा। आज शिक्षक तो जहाँ शिक्षक की तो व्यवस्था ये है कि शिक्षक या तो कारपोरेट के हाथ में है या राज्य सत्ता के हाथ में है, या जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं और जो नियोजित शिक्षक हैं वो राज्य सत्ता के हाथ में, जो सत्ता जिसका डंडा चलाए, या कारपोरेट है वो दिन भर खटाए और पैसा जो गिन के दे। तो जिस समाज में शिक्षक के प्रति जो अविश्वास और जो सम्मान नहीं होगा, समाज का यही हाल होगा। अभी समाज में युवा पीढ़ी जो आ रही है, स्त्रियों प्रति शिक्षा का नजरिया और जो नैतिक शिक्षा कमी, जो हिंसक युवा पैदा हो रहे हैं, स्त्रियों के प्रति जो इतनी घटनाएं घट रही हैं, समाज में जो इतना क्राइम्स बढ़ रहा है, उसका मूल कारण है
कि आपने शिक्षक पर विश्वास करना बंद कर दिया। और जब तक शिक्षक पर विश्वास नहीं करेंगे, शिक्षक को एक पेशागत रूप में नहीं करेंगे, और कोई तमाम ऐसे कारपोरेट से आग्रह है जो शिक्षक को धंधा के रूप में आकर मुनाफाखोरी सारे धंधेबाज आ गए जो बड़े बड़े स्कूल चला रहे, मुनाफाखोरी का धंधा बना कर रख दिया। और शिक्षक को सबसे कम पैसा देते हैं। स्विमिंग पूल बनता है, बड़ा बड़ा हॉल बनता है, और स्कूल नहीं है वो, जब तक 5 स्टार कमरा है, और शिक्षक को पैसा देने में सारे लोग नानी मरती है। जी देख तो ऊपर क्या दे रहा है, देखो ना। स्नेहिल मैम, क्या कम वेतन, काम के घंटे ज्यादा और कुछ समाज में कम अहमियत होना भी एक वजह है कि रुचि नहीं ले रहे हैं कई लोग? क्या कहेंगी स्नेहिल मैम? निश्चित रूप से शेफाली जी, जी हाँ, मैं सहमत हूँ इस बात से। एक शिक्षक का भी अपना परिवार है, उनके भी अपने बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो जी हाँ, आवाज कट रही है क्या? समाज में हाँ, तो ये बात एकदम सही है कि जब शिक्षक का परिवार प्रसन्न नहीं होगा तो वो ऊर्जा उसे कहाँ से मिलेगी? उसे ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? एक स्वप्रेरण भी चीजें होती हैं। स्वप्रेरित आप तभी होंगे ना जब आपका पेट भरा होगा। हाँ, आप जब संतुष्ट होंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो कम सैलरी में शिक्षक आज के वातावरण में सरवाइव करने का उसके सामने है ना। एक हम लोगों ने डार्विन थ्योरी भी पढ़ी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अब ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता जा रहा है शिक्षक के लिए, कि उसे अपने ही एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। तो ये समाज के लिए चैलेंजिंग है, इस पे तो वाकई काम करने की जरूरत है। या तो सभी शिक्षकों का समान वेतन हो, अगर समान योग्यता के शिक्षक कहीं पे भी भर्ती हो रहे हैं तो उनका सबका समान वेतन हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस खत्म किए जाएं, और सरकार को ज्यादा से ज्यादा दखल देने की जरूरत है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो जिस तरफ वो कर रही है संस्थाएं। तो जब शिक्षक भी अच्छी शिक्षा भी दे पाएगा। अभी गुरुकुल वाले जमाने गए शेफाली मैम, शिक्षक पेड़ के नहीं है। बिल्कुल जी। जी हमें हर पहलू पे कार्य करने की जरूरत है। जी शेफाली, बिल्कुल ये हर कार पे नजर देखनी होगी समाज की। जी क्वालिफाइड टीचर्स को भर्ती करें और सभी जगह समान रूप से। नीति नेशनल, हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, तो उसमें शिक्षक को एक शिक्षक डर रहा है कि वो है, वो में डर रहा है करूं तो मैं निलंबित ना हो जाऊं। तो ये सारी चीजें जी शिक्षक को थोड़ा बोल्ड बनाने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आप शिक्षक पे डालते हैं और एक्सेप्टेशन रखते हैं, वो उम्मीद भी इतनी ज्यादा होती है कि बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, सरकार भी जिम्मेदारी दे देती है, अभिभावकों की भी। तो मैं आज शिक्षकों की सोच रही हूँ कि शिक्षकों की जो स्थिति है वो भी एक वजह है कि वो ज्यादा बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, जिम्मेदारी ज्यादा होती है उनकी, बहुत जगह उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं। लेकिन जब उनकी नौकरी की पक्की करने की बात आती है तो वहाँ समस्या होती है। और जो रेगुलर टीचर की ये बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और कम वेतनमान भी एक समस्या है, जो टीचर ये सोचता है कि इतने कम वेतन की वजह से कई बार टीचर भी परेशान हो जाता है। आज हम शिक्षकों के हालात को भी देखें तो ये भी एक वजह है, वो थक जाता है।
मेहनत तो पूरी करता है, ईमानदारी भी रखता है, लेकिन वो थक जाता है बच्चों का। बहुत सारी बात है, तो इस पे हमें अभिभावक, समाज, सरकार सभी को गौर कॉन्वेंट से मैम हमारे हुक्मरानों को ध्यान देने की जरूरत है। और हमारे जोड़ना चाहूंगी जी, बस ये है कि मिशनरीज और कॉन्वेंट का वेतन ज्यादा है, तो शिक्षक को थोड़ा कंपैरेटिवली इंफीरियर फील होता है जी। मैंने कहा कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ का वेतन अच्छा है, हैंडसम सैलरी देते हैं, तो थोड़ा सा एक अपने अंदर हीन भावना का शिकार होता है। नहीं बिल्कुल स्नेहिल जी, प्राइवेट स्कूलों में कुछ ब्रांड स्कूल्स को छोड़ दें तो प्राइवेट स्कूल तो बहुत ही ज्यादा शोषण करते हैं, 8-8 घंटे काम लेते हैं और हाथ में वेतन आता है 12,000 14,000, तो वहाँ भी शोषण होता है। एक चीज मैं जरूर बताऊं वेतन के मामले में कि विदेशों में कई जगहों पर जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं, जो मॉन्टेसरी के होते हैं, उनको पढ़ाने वालों का वेतन कॉलेज में पढ़ाने वालों से ज्यादा होता है, क्योंकि उनको गढ़ना होता है, उनको ज्यादा मेहनत करनी होती है बच्चों के साथ। लेकिन हमारे देश में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको इतना कम वेतन मिल रहा है, तो ये निश्चित दुर्भाग्य का एक विषय है और इस पर बात होनी ही चाहिए कि शिक्षकों का वेतन, शिक्षक तो एक ऐसा जीव है कि यदि वो बच्चे को, आपके छोटे बच्चे होंगे घर में, और अगर उनकी मिस उनको कह दे कि सूरज पश्चिम से निकलता है, तो आप लाख समझाइएगा, बच्चे कहेंगे कि मेरी मिस ने कहा है इसलिए सूरज पश्चिम से ही उगता है। यह प्रभाव होता है शिक्षक का और प्रारंभिक शिक्षक का। तो अगर उनको नहीं मजबूत किया गया तो कैसे हमारे बच्चे मजबूत होंगे, कैसे हम एक मजबूत और सही ढंग से शिक्षित पीढ़ी का निर्माण करेंगे। मैं डॉक्टर ममता जी से सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हम लोग फाउंडेशन देते हैं, एक बेस तैयार करते हैं, तो ग्रेसफुल सैलरी तो मिलनी चाहिए, ग्रेसफुल सैलरी तो मिलनी चाहिए। जी हाँ, शिकंजा कसना चाहिए प्राइवेट उन विद्यालयों पे जो कम वेतन में शिक्षा का दोहन कर रहे हैं, शिक्षण का दोहन कर रहे हैं। जी जी, वो आएगा। ये इसलिए है, ये मैं जहां तक समझती हूँ स्नेहिल मैम, ममता मैम, मैं ये बात इसलिए है क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें सभी फैसिलिटी है, ऑल ओवर आप देखें सभी सुविधाएं उपलब्ध है, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार भी, अभिभावक सोचता है कि अपना पेट काट के भी किसी तरह वो सुविधा देने के लिए और कदम से कदम मिला के बच्चा उनका आगे बढ़े, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने की कोशिश करता है। और प्राइवेट स्कूल की मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि वो सुविधा देते हैं इसलिए वो अपनी सारी पैसे और जो भी कुछ है वो अपना अपने तरह का हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं सरकारी स्कूल की, जो जर्जर हालत है उसकी भी, उसको सुधारने की आवश्यकता है ताकि वो मजबूत बने। सरकारी स्कूल क्यों नहीं मजबूत बन सकता है, क्यों नहीं उसमें सुधार हो सकता है, क्यों नहीं गुणवत्तापूर्ण इसमें शिक्षा दी जा सकती है, क्यों नहीं क्वालिटी के शिक्षक जो अच्छे खुद भी पढ़े लिखे शिक्षक हों। जब कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम वीडियो में कई बार ऐसी बात आ जाती है कि शिक्षक को ही नहीं पता होता है कि वो बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है और इसको सुधारने की आवश्यकता है। सर मेरे साथ संत सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जब पुरस्कार किसी को पुरस्कार देता है, हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार की जब घोषणा हुई और ये व्यवस्था की गई है, पुरस्कार के लिए एक अलग तरह की शिक्षा और आपके सराहनीय कदम जो होते हैं, तौर तरीके बच्चों को पढ़ाने की और बीड़ा उठाते हैं, उसके लिए आपको प्रोत्साहन के तौर पे राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है सर, आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि इसको आगे आप कैसे ले जाएंगे, क्या कुछ सुधार होगा। नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति पे क्या आपके विचार हैं सर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जिम्मेवारी पुरस्कार के बाद जिम्मेवारी बढ़ जाती है, या जिम्मेवारी लोग कितना ले पाते हैं ये उन पर निर्भर करता है। तो मेरी जिम्मेवारी बढ़ है, निर्भर करता जी।
मैं क्वालिटी एजुकेशन पर काम करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी समस्या है। राधा कृष्णन साहब क्वालिटी एजुकेशन के संबंध में कहना है मुझे कि राधा कृष्णन साहब जिस वर्ग में पढ़ते थे उसी में पढ़ाते थे। तो क्वालिटी अगर हम अपने शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि सीखना हो, कुछ भी सीखना हो तो ये सीखना आवश्यक है, क्या हमारे बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास को पढ़ा सकते हैं, ये उनकी दिल दिमाग में चलना चाहिए। और अभी कुछ बात हो रही थी सैलरी ये तो बहुत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखिए लड़ाई अपनी जगह है, सरकार से लोग लड़ें जिनसे है लड़ना चाहिए, कोई इसमें अपने हकूक के लिए, लेकिन एक सोचना चाहिए शिक्षक को कि हम 6 घंटे 7 घंटे विद्यालय में होते हैं तो हम अपनी ऊर्जा का, अपने ज्ञान का अगर हम बच्चों के बीच रखते हैं, अच्छे ढंग से अगर काम करते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? इसमें कोई हर्ज, टीचर अगर डीमोटिवेटेड हो जाए तो ये तो दुनिया का एक आश्चर्य भी कहा जा सकता है। हम क्यों प्रभावित हों? प्रभावित अगर होते भी तो हम 2-3 घंटे प्रभावित नहीं होंगे। हम एक और सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय की बात हो रही थी, बहुत अच्छे ढंग से बता रही थी कि वहाँ पर टीचर को कितना मिलता है, और ऐसे आपको असंख्य टीचर मिल जाएंगे जो अपने बच्चे को उन सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं जिनकी सैलरी 5 से 10 हजार से अधिक नहीं है। यानी अब खुद पर भरोसा नहीं है और उन कम तनख्वाह वाले टीचर पर भरोसा है। तो इसको कैसे, इस मानसिकता को दूर कर सकते हैं, ये हमें शिक्षक को सोचना पड़ेगा ना। हम अपने शिक्षक सोचे और वो जितनी चीजें हैं वो चीजें अपनी जगह हैं, वो होता रहेगा। तो मेरा आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक आंकलन, एक शिक्षक को आंकलन की भी आवश्यकता है, आप जैसा कह रहे हैं। जी खुद का आंकलन शिक्षकों का, खुद मैं कितना दे पा रहा हूँ सेवा। जी मैडम, शेफाली मैडम, बहुत अच्छा आपका ये चल रहा है कि खुद का आकलन करना चाहिए। कि देखिए अर्थशास्त्र में एक बेरोजगारी की बात है, और बेरोजगारी जो होती है उसका संबंध सीधे नैतिकता से। जो बेरोजगार होगा वह नैतिक रूप से कमजोर होगा। तो शिक्षक अगर क्लास में जाए और विद्यालय जाए और ना करके आए तो वो भी बेरोजगार जैसा है, उसका मोरल कैसे हाई होगा? तो इस चीज को समझना चाहिए कि हम बेरोजगार नहीं है, हमको हमेशा नीड्स शिक्षक स्वयं खोजे कि हमारी अभी क्या आवश्यकता है। प्रधान से मदद लेना है, उनको किस रूप में किस बच्चे को पढ़ाना है, वर्ग कक्ष में है या खेल के मैदान में है, लैब में है, पुस्तकालय में है, वो खुद से इस चीज को निर्धारण कर सकते हैं। तो शिक्षक मेरा वही हमेशा से रहा है, शिक्षक चाहे कर सकते हैं, वो कहीं से डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। और राधा कृष्णन साहब के बारे में एक चीज और कहूँगा कि उन्हें रूस का राजदूत बना दिया गया था, तो उन्होंने वहां जाकर पढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। मैं अपनी शर्त पर रहूंगा, जब मुझे कॉलेज, वहां के कॉलेज में पढ़ाने की इच्छा होती थी तो वो जाते थे, और इसी शर्त के साथ उन्होंने ये काम भी किया था। दूसरी बात, वो कहते थे जब उनसे पूछते थे कि आप कहाँ शिक्षा प्राप्त किए हैं, तो वो कहा करते थे मैं अपने देश में शिक्षा प्राप्त किया हूँ और फिर मैं विदेश में पढ़ाने के लिए जाऊंगा। ये इस तरह का उनका वाकया रहता था। मैंने खुद पढ़ना, सेल्फ स्टडी पर अगर हमारे शिक्षक, तो सही में हम
राधा कृष्णन जी के संदेश जोर देते थे। उनसे प्रेरणा हम ले सकते हैं, खुद शिक्षक ले सकते हैं। आज प्रेरणा लेने की बात भी होनी चाहिए। ऐसी सभी हमारे जो है विद्वजन के विचार। बिल्कुल बिल्कुल जी मैडम। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात है इसमें ये बात उनकी, मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी। संत सर, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि उनकी सेल्फ रीड जो होती है, एक अच्छा टीचर वो है जो ताउम्र सीखता रहता है और अपने छात्रों से सीखने में भी कोई परहेज नहीं करता। ये उनकी एक महानता दर्शाता है कि वो कितनी मतलब सोचते इतना थे कि एक शिक्षक क्या है। शिक्षक सभी से अलग होता है। गुरु बहुत आसान नहीं होता है बनना। गुरु एक तपस्या है, गुरु एक अपने आप में ईश्वर है, गुरु एक जो भी कहें कम शब्द पड़ते हैं। जी सर, संत सर। ईश्वर से भी उन्हें ऊपर रखा गया है, क्योंकि ईश्वर वाली बात होगी, जैसे मैडम बोल रही थी शुरू में, ममता मैडम, ऊपर ईश्वर जो ईश्वर गोविंद से मिलाने की शक्ति रखते हैं। ये तो गुरु ही बताएंगे ईश्वर है, तो इसलिए ईश्वर से भी ऊपर दो करे कल्कि लागे पाए, बलिहारी गुरुदेव के दियो बताए। तो ये चीज है, गुरु के मान सम्मान को प्रतिस्थापित करना होगा। इसमें शिक्षकों की भी भूमिका होगी, और कुछ चीजें जो तेजी से बदल गई हैं, बदल जाती हैं, तो उसको फिर से लाने में हम उस तरह की बात नहीं कर सकते, गुरुकुल की बात नहीं कर सकते कि उसी तरह का मान सम्मान होगा। लेकिन अभी बिल्कुल मानित है जो काम करते हैं, और खास तौर से जो अपने बच्चे को बच्चे की तरह दुलार प्यार देते हैं, तो उनके साथ अभी भी जुड़ा। सबसे सम्मानित अभी भी समाज में शिक्षक नहीं है, और शिक्षक के संबंध में कहा गया है कि शिक्षक के कद से किसी भी समाज का ऊपर नहीं हो सकता। अगर कोई पैरामीटर से मापना हो तो शिक्षकों की सेवा समर्पण। संत जी आपने बहुत अच्छी बातें कही कि शिक्षक को आत्मविश्लेषण की जरूरत है, लेकिन एक चीज जो आपने कही कि शिक्षकों को डीमोटिवेटेड नहीं होना है। कैसे नहीं शिक्षक डीमोटिवेटेड होगा? आप उससे जनगणना करवाइएगा, आप उससे पल्स पोलियो करवाइएगा। मैंने विद्यालयों में देखा है, एक भी लिपिक नहीं होता, शिक्षक रजिस्ट्रेशन का पूरा भर के भेजता रहता है, शिक्षक एडमिशन का पूरा डेटा भेजता रहता है। शिक्षकों से आप साइकिल की राशि, पोशाक की राशि बंटवाइएगा। शिक्षक को एक अनपढ़ मुखिया धमकी देगा कि मास्टर साहब हमरा बेटी के ननू दिलिए है साइकिल के पैसा, यही रास्ता से आब जाए ना तब बुझाए। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक कैसे डिमोटिवेटेड नहीं होगा? शिक्षक का काम शिक्षण करना है, उसका काम बच्चों को पढ़ाना है, और आप शिक्षक से करवाते हैं अभी कुछ जगहों पर कि शिक्षक फोटो खींचेंगे जो शौचालय के लिए खेतों में जाते हैं। शिक्षक की यह गरिमा रह गई है क्या? शिक्षक यह कार्य करने के लिए बना है? एक तो वेतन इतना कम, और उसके बाद ये तमाम कार्य। आप खुद सोचिए, शिक्षक को पढ़ाने का मौका कहाँ मिलता है? सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक है, मैंने देखा है कि बहुत जानकार शिक्षक है, लेकिन एक तो उनसे कई तरह के काम लिए जाते हैं, तो नेचुरली वो डिमोटिवेटेड होंगे। दूसरा, कम तनख्वाह होती है। अब आप कहिए, उनके अपने 2 बच्चे घर में बिलबिलाते रहे, भूखे रहे, तो दूसरों के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कैसे जाएंगे? पहले का जमाना था कि गुरु होते थे, अधिकतर या तो उनके परिवार नहीं होते थे, या उनकी जो गुरु पत्नियां होती थी वो उसी जंगल में उन बच्चों के साथ अपने बच्चों को पाल लेती थी। आज तो यह भी सिचुएशन नहीं है। आज शिक्षक को जाना पड़ता है पोस्टिंग की जगह पर। शिक्षक यहाँ पढ़ने कोई उसके गुरुकुल में नहीं आता, तो उसको भी अपना परिवार देखना है। इसलिए शिक्षकों की मर्यादा के लिए सरकार, अभिभावक, शिक्षक खुद और छात्र, ये 4 घटक हैं। चारों को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। शिक्षक सोचे कि हमने जो खोया है वो कैसे पाएंगे, वह पढ़े और पढ़ाए,
छात्र अपने शिक्षकों की सुने, वही छात्र उसी शिक्षक से कोचिंग में जाता है तो एक क्लास का वो 3,000 रुपया देता है। लेकिन जब हमारे सरकारी स्कूलों में कैसे स्थिति सुधरेगी? सरकारी स्कूलों में अगर आप फीस 2 रुपया बढ़ा दे, 4 रुपया बढ़ा दे तो आंदोलन होने लगते हैं, गरीबों की शिक्षा खत्म होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ से शिक्षा का स्तर सुधरेगा? यह सोचने की बात है कि जब अर्थ से जोड़ा गया है और अर्थ आज की जरूरत है जीवन यापन के लिए, वो चाहिए, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को सम्मानजनक उनको वेतन मिले, छात्र शिक्षकों की बात सुने। मैं महिला कॉलेज की प्राचार्य रही हूँ और मैंने देखा है छात्राएं 100 रुपया देने के लिए जद्दोजहद करती थी और हाथ में 20,000 का मोबाइल होता था। तो ये मुफ्तखोरी की आदत जो होती है वह हर जगह इसने हानि पहुंचाया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी है कि हमको कोई चीज बस यूं ही मिल जाए इसलिए भी उसका मोल नहीं होता। एक त्याग की बात शिक्षक में भी होनी चाहिए और छात्र में भी होनी चाहिए। तो आज छात्र के माता पिता जाते हैं देखने की एसी क्लासरूम है या नहीं, कहाँ से बच्चा त्याग करेगा? उसको जब त्याग नहीं करेगा तो उसके बदले जो विद्या उसको मिल रही है उसका वो मोल नहीं जानेगा। और आज शिक्षक भी त्याग करने को तैयार नहीं है। तो ये चारों घटक, अभिभावक, शिक्षक, सरकार और छात्र, चारों को सोचना होगा, चारों को आत्ममंथन करना होगा और एक अच्छी शिक्षा की योजना बना करके समाज के बीच लेके जाना होगा, तभी स्थिति में कुछ सुधार मुझे लगता है होगा। मैडम अनुमति हो शेफाली मैडम, तो देखिए बहुत अच्छी बात आपके द्वारा। जी सर। जी मैं आपके विचार से हूँ, कहीं पर कोई ये सारी चीजें हैं, फिर हम लोग ही इस बताएं कि ये शुरुआत कहाँ से हो, कौन इसमें से 4 घटक में से कौन चाहे तो ये बदल सकता है। तो इसमें तो शिक्षक ही हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। जी सामने में बच्चे होते हैं। मैं प्रारंभिक 1 to 10 के मेरे यहाँ संचालित है और मुझे मेरे यहाँ पर हमेशा शिक्षकों की कमी हुई है। 15 शिक्षक मात्र हैं और 1336 बच्चे का मुझे सामना करना पड़ा है अभी तक। तो कैसे किया जाता है इसके बारे में कभी सब मैडम डिबेट करें। ये जिस तरह से ये बन गया है, ये समा बंध गया है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये इस पर घंटों डिबेट हो सकती है, हम लोग इस पर कर सकते हैं। लेकिन ये अंत में जो शिक्षक जो होते हैं, मेरा मानना है कि शुरुआत वहीं से करें। अभिभावक को क्या मतलब है, आपके यहाँ पढ़ाएं या प्राइवेट में पढ़ाएं, उनसे क्या मतलब है। जो मैंने पहले ही कह दिया है कि जिनकी की भी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी होती है, सब प्राइवेट में डालते हैं, जबकि वहाँ पर टीचर काफी जितना योग्य यहाँ पर होते हैं, किन्हीं टीचर की योग्यता में कोई नहीं कहना चाहता, लेकिन जितने योग्य सरकारी विद्यालय के शिक्षक होते हैं वो काफी है समाज को चेंज करने का। शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। और ये सभी जो है ये करवाते हैं वो करवाते हैं। आपके पास बहुत सारे टीचर हैं। एक समय में हम लोग 2003 में 1 लाख टीचर थे, अभी 4 लाख है। शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। आप कुल 2-3 टीचर को उसमें लगा सकते हैं और सब काम जो है वो बिल्कुल ही छात्रवृत्ति वगैरह का अब डीबीटी से होने लगा है। शिक्षकों के पास सब समय की कोई कमी नहीं है। वो सब आप अगर 15 टीचर हैं तो 5 टीचर उधर जाए, 10 टीचर तो हमारे काम के होंगे। 5 टीचर पर्याप्त है काम करने के लिए। और सब दिन होता रहा है, जनगणना ये है, वोटिंग का काम सब दिन होता रहा है, तो ये सब होता रहेगा। उस बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं बेहतर? अगर हमारे बच्चे पर हमारा ध्यान है तो निश्चित रूप से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं। बाकी बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैडम। अब बाकी उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। संत सर आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही है, उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ममता मैम जो कह रही है वो भी एक अहम मुद्दा है और उस पे भी ध्यान देने की, सुधार की जरूरत है। और आपने भी बहुत अच्छी बात कही है संत सर कि अगर एक निष्ठा हो, एक ईमानदारी हो तो बाकी सारी चीजें, बहुत सारी तपस्या त्याग करनी पड़ती है गुरु को। ऐसे ही कोई गुरु गुरु नहीं बनता है। और ममता मैम की भी बात सही है कि एक गुरु जब तक उसको कुछ मिलेगा नहीं, आज का जो भौतिकवादी समाज है, दुनिया है, यहाँ पे कुछ और भी नहीं है, वो नौकरी कर रहा है, तो नौकरी के कितने ज्यादा आप उस पे बर्डन डालेंगे, कितना दबाव देंगे, ये भी एक चिंता का विषय है। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। समाज और सरकार दोनों को देखना पड़ेगा, अभिभावक को भी देखना पड़ेगा। अभिभावक का रोल कम है, लेकिन यहाँ पे सरकार और समाज जो भी है, हम सब मिलकर ही बनते हैं समाज। तो ये इसमें सुधार की आवश्यकता है। ममता मैम भी अपनी जगह सही कह रही हैं, उनकी भी जो बात है वो बहुत ही अहमियत रखती है। और संत सर आपने बहुत कर्मठता की बात कही है। ये एक अच्छा संदेश जाता है समाज को कि हर टीचर, बाकी सारी बातें अपनी जगह है और अपनी जगह नहीं, इनकी बात ये है कि कर्मठता है। लेकिन मैं आना चाहूंगी इनके पास। सर काफी, रमेश सर हिंदी विभाग से हैं, ताल्लुक रखते हैं। रमेश सर, बैटरी खत्म हो रहा है, मुझे दूसरे मोबाइल से जोड़िए। सर ये सतीश सतीश सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब तक हमारे रमेश सर से मैं एक सवाल में रखूंगी, हिंदी विभाग से हैं वो। सतीश सर, क्या कभी शिक्षकों को प्रशिक्षण भी अच्छी होनी चाहिए? कितना महत्व है प्रशिक्षण का? और जो अनुशासन है, ये सब का तालमेल जो है कैसे होता है, कैसे बैठाना चाहिए और किस तरह से इसको आप देखते हैं इन विषय को? सतीश सर, टीचर का खुद का सीखा होना, प्रशिक्षण होना, और उसके साथ छात्रों को जो अनुशासित रख करके, और उसमें जी सर कैसे देखते हैं इसको सतीश सर? देखिए, अभी आदर्श की ओर हमें ले जा रहे थे संत साहब, और यथार्थ की ओर संकेत कर रही थी ममता रानी जी और रमेश गुप्ता जी। हमारा जो प्रबंधन है, हमारा जो शिक्षा का तंत्र है, उसे कैसे व्यवस्थित किया जाए, यह एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है। सरकार, समाज, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जब तक संवाद नहीं होगा, अभी रमेश जी ने एक प्रश्न उठाया कि शिक्षक ठेके पर लिए जा रहे हैं, नियोजित शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनके सामने भविष्य का प्रश्न है। ठीक है कि शिक्षक का दायित्व जो होता है उसमें त्याग की भूमिका होती है। हर कोई शिक्षक नहीं होता है, जो निर्माता होता है उसे त्याग करना होता है। हमारे शिक्षक त्याग कर भी रहे हैं, लेकिन समाज में जो धारणा है, जैसे पब्लिक स्कूल में हम बच्चे को भेजेंगे तो वहां अंग्रेजी सीख जाएगा, विदेश चला जाए। हमारे देश की शिक्षा की एक विडंबना यह भी है कि यहाँ शिक्षा की कोई माध्यम भाषा नहीं है। जो लोग रूस में जाते हैं, जो लोग फ्रांस में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, तो वहां शिक्षा की माध्यम भाषा है। हमारे देश में कोई वह माध्यम भाषा नहीं है। जी ठीक है कि हमारे सामने चुनौतियां अधिक हैं, जनसंख्या का विस्तार है, संसाधन भी अपेक्षाकृत कम है, लेकिन हमें संकल्प करना होगा। जी जी
बैटरी खत्म। जी 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 सर जी आपको वोट मिल रहा है आपकी बातों को तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, आपने कर्मठता की भी बात कही है, जो बहुत संदेश देता है समाज को, स्वस्थ संदेश देता है। नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ बदलाव भी आए हैं। एक आपसे मैं समझना चाहूंगी कुछ जो भाषा का बदलाव है और पढ़ाने के तौर तरीके का बदलाव है, किस तरह से आप संक्षेप में कहना चाहेंगे इस पर? नई शिक्षा नीति सरकार ने बदलाव किया है सर। ये अभी नई शिक्षा नीति में कैरिकुलम का निर्माण होना है, पाठचर्या का निर्माण होना है। इसमें पाठचर्या में होता क्या है कि अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे जो एक अच्छे नागरिक बने और देश की आवश्यकता को वह पूरा करे। तो इसके लिए विभिन्न विषयों का किन किन विषयों को किस कक्षा में पढ़ाया जाए, इन सारी चीजों की चर्चा हो रही है। जैसे खेल में आगे ले जाना है तो फिट इंडिया, तो उसको शुरू से ही बच्चे को इस तरह से ट्रेंड किया जाएगा जिससे कि कुछ दिनों में हमें ओलंपियन जो अभी मिल नहीं रहा है, एथलेटिक्स वगैरह में और बहुत सारे गेम्स हैं, तो हमें मिल जाएगा। फिर तो ये कैरिकुलम बन रहा है और कैरिकुलम देश की आवश्यकता के लिए ही बनाया जाता है। तो हम समझते हैं कि ये पहले से बेहतर होगा। वोकेशनल कोर्स वगैरह भी इसमें उसकी भी व्यवस्था की गई है और कोई भी चेंजिंग है तो ये अंत में फिर मैं शिक्षक और शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम पर चला जाऊंगा कि एजुकेशन सिस्टम का दोष है, मैडम कह रही थी, तो एजुकेशन सिस्टम का दोष है। उसमें काफी संघर्ष करना पड़ सकता है शिक्षकों को, जिसके कारण से भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उस तरह से काम नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा शिक्षक आ गए फिर भी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। तो नई शिक्षा नीति में शिक्षकों लंबे समय के बाद सुधार किया गया है। ये भी एक लंबे समय के बाद सुधार किया गया है। जी जी नई शिक्षा नीति 1986 में, उसके बाद 92 में संशोधित रूप था। 2005 में एनसीएफ बना था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो 15 साल से कोई हम लोग सिलेबस में बदलाव नहीं किए थे कि जबकि आवश्यकता देश की बहुत बदली है, उसके अनुसार हम लोग अपने नागरिकों को देखना पड़ेगा। शिक्षा क्या देश में एक उनसे नागरिक बनाया जाए जिससे कि देश की आवश्यकता पूरी हो। हम विदेशों से बहुत सारी चीज जो मंगवाते हैं वो हमारे देश में उस तरह से कौशल तकनीक वाले अगर लोग यहाँ पर हो जाए तो सारी चीजें हम अपने यहाँ ही बनाएंगे, तो फिर विदेशों पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर बनाने की बात अभी जो चल रही है उसको बल मिलेगा। आत्मनिर्भर, हाँ जी जी, बल मिलेगा आत्मनिर्भर बनाने की। और ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है जो सरकार सोच रही है, अच्छा ही सोच रही है। और इसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सहयोग सही रहा तो ये हमारे बच्चों के लिए, हम लोग तो वो चीज मिला नहीं, हमारे बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका होगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, ये एजुकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी इसमें इंक्लूड है। जो नई शिक्षा नीति आई है इस पे हम अलग से आप सर से बात करेंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज है, इसके लिए भी हम आप सबसे एक अलग ही एक टॉपिक होगा। मैं आपसे यही समझना चाहूंगी सर, ये हमारे साथ जुड़े हैं रमेश सर से, हिंदी विभाग से ताल्लुक रखते हैं, संबंध है।
सर क्या भाषा से भी कुछ फर्क पड़ता है? ममता मैम भी जुड़ गई हमसे। सतीश सर, भाषा, आप हिंदी विभाग से हैं, तो हिंदी कहाँ तक न्याय हो पा रहा है भाषा का, कितना इस पे काम हो पा रहा है, क्या कहेंगे सर? क्या इसको एक उच्च स्तरीय, इसमें जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, काम काज, क्या कहेंगे सर? मैं बोलूं शेफाली जी? जी सतीश सर, हिंदी विभाग से हैं आप, बिल्कुल। सतीश सर आप बोलें। सतीश सर नहीं, रमेश जी हमारे साथ, सतीश सर नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया है लाइन। हाँ रमेश जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ रमेश, शेफाली जी, अभी जो रमेश सर, हाँ बोल रहे हैं, रमेश सर बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। अभी बहुत अच्छी बात आई है कि 6 साल, हाँ बिल्कुल, बोल रहे हैं, आप चुप रहिए थोड़ा। अभी आया है कि 6 साल तक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ठीक है। हम लोग को ये बात अच्छी तरह हो, सारे अभिभावक हों और स्कूल में भी हम ऐसा कहते हैं कि जो प्रदर्शन प्रियता है, देखा देखी भाषा के प्रति, हिंदी हमारी राजभाषा है और भारत में त्रिभाषा फार्मूला है। हिंदी हम तो हमारी राजभाषा जरूरी है, एक क्षेत्रीय भाषा सीखनी है, और अंग्रेजी, चूंकि अभी तक औपनिवेशिक दास्ता की मानसिकता हमारे दिमाग में बैठी है कि अंग्रेजी एक भाषा के बिना काम नहीं चलेगा, तो वो एक तो कहिए तो साथ में वो भाषा चल रही है। सिर्फ नौकरियों में कहीं नौकरी में अनिवार्यता है या शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में जरूरत पड़ती है, इसलिए अंग्रेजी का भी एक बच्चे बोझ लेते हैं। और कन्वेंट का जो अब बात हो रही थी, तो कन्वेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, सिर्फ हमारे बच्चे गिटपिट अंग्रेजी बोले और एक नौकरी पा जाए, मतलब नहीं है। हमारे बच्चे एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे मनुष्य बने, इससे किसी को मतलब नहीं है। मेरा बच्चा अच्छा अंग्रेजी सीख ले और वो कहीं से नौकरी पा जाए। शिक्षा का उद्देश्य अब सिर्फ नौकरी, आजीविका पाना रह गया। भाषा बच्चा का संस्कारित करे, बच्चा मनुष्य बने, बढ़िया शिक्षा और डिग्री में अंतर है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हम शिक्षक हैं, ठीक है, BA MA के छात्र पढ़ते हैं, डिग्री देने की बात होती है, लेकिन शिक्षक सिर्फ डिग्री नहीं देता, बच्चों को सर्वांगीण विकास करता है, उनका व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और यहाँ जोड़ा जा रहा है कि जो अभी बात कर रहे थे, रोजगार, स्किल, डिग्री, ये सब डिग्री और रोजगार का मामला है। मनुष्य बना बच्चा कि नहीं बना, और बच्चा वो आपने कैसा बिल्डअप करके भेजा, वो अच्छा नागरिक बना कि नहीं, उसमें अच्छे गुण आए कि नहीं, ये शिक्षक का मामला है। और उसमें भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप कैसी भाषा में किस वो भाषा अपने साथ पूरा संस्कृति लाती है, कैसे साहित्यकारों को पढ़ाया जाता है, कैसे वो अपने समाज को समझता है, अपनी संस्कृति को समझता है। इसलिए अपनी मातृभाषा में बच्चा सबसे पहले अपनी संस्कृति को समझता है, अपने परिवेश को समझता है, तब वो दुनिया को देखने का, जो अपनी भारत भाषा में ही अपनी भाषा में सपने देखता है और अपनी भाषा में प्यार करता है, जो अपनी भाषा में सपने देख लेता है, उसी को वो अनुवाद करता है। हम भारत के सारे नई पीढ़ी जो है आजादी के बाद, वो अनुवाद की पीढ़ी हो गई है। हम भाषा सपने अपनी मातृभाषा में देखते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करते रहते हैं कि नौकरी पाना है, अंग्रेजी भी सीख लो, अंग्रेजी सीख लो। ये संकट है और सरकारें कोई इसमें जोखिम नहीं लेती है, कोई नेतृत्व का आदमी जोखिम नहीं उठाता है, क्योंकि अगर हिंदी लागू कर देंगे पूर्ण रूप से तो दक्षिण वाले नाराज हो जाएंगे, अगर वो अंग्रेजी लागू कर देंगे तो पूरा देश नाराज हो जाएगा। इसलिए हिंदी भी चल रही है और एक अंग्रेजी भी ढोई जा रही है क्षेत्रीय। पूरी दुनिया में भारत इकलौता देश है जहाँ उसकी अपनी राजभाषा होते तो उसको राजभाषा नहीं है, वो सम्मान, माँ का सम्मान नहीं है। मौसी राज कर रही है, अंग्रेजी राज करे या दूसरी राज करे, माँ नहीं राज कर रही है। और हम अपनी मातृभाषा में बच्चे घर में बोलते हैं और हर गार्जियन अभिभावक चाहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी किटपिट बोल ले, और हम ना ठीक से अंग्रेजी बोल पाते हैं, तो अपनी माँ की भाषा को जान पाते हैं। हम खिचड़ी बन के रह गए हैं और अध्यक्ष नहीं हो पाए। ये सबसे बड़ा भारत के पीढ़ी का, नौजवानों का, नौनिहालों का संकट है। और हमारे सारे गार्जियन गवर्नमेंट में ले जाते इस लालच से कि बच्चा हमारा गिटपिट अंग्रेजी बोल ले। कोई अतिथि आता है तो बच्चों को खड़ा कर देना, एक पोएम सुना दो, एक राइम सुना दो। ये हमारे मानसिकता, औपनिवेशिक दास्ता का, गुलामी का मानसिकता दिमाग में भरा हुआ है, उससे मुक्त होना होगा। अपनी मातृभाषा में शिक्षा संस्कार की बात करनी होगी। आप एक नौकरी देते हैं, एक स्किल बनाते हैं,
मनुष्य कितना बना। गांधी जी कहते थे मैं बच्चे को जो स्कूल के पहले जाऊंगा एक अच्छा मनुष्य बने, मैंने अच्छा नागरिक बने। और वो आप भाषा में संस्कार नहीं दे रहे, नीति शास्त्र की पढ़ाई नहीं हो रही है, आप उसको कारपेंटर बनाएंगे। नई शिक्षा नीति की जो आलोचना उसमें ये कारपेंटर बनाएंगे, बीच में जो डिग्री छोड़ के भाग जाएगा, डिप्लोमा लेके चला जाएगा, वो आपको सारे कारपोरेट के एक मजदूर मिलेंगे, सस्ता मजदूर मिलेंगे, वर्कर मिलेंगे, नागरिक नहीं मिलेगा। आने वाले समय में देश को सबसे बड़ा दुनिया में संकट होने वाला भारत के लिए अच्छे नागरिकों का काल रहेगा। सिर्फ वो एक कारीगर मजदूर रहेंगे, बड़े बड़े कारपोरेट को काम आएंगे। हमारे भी मगर अगर जो संपन्न है उनके भी गुलाम बनेंगे, तो वो कंपनी खड़ा कर रहे हैं। नागरिक कौन कितना होगा और कम पैसे पाएंगे, कम अगर संस्कृति और भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो वही करेंगे, आपका सामान चोरी करेंगे, आपका हिंसा करेंगे, अपराध करेंगे, आप कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। आप सोचते हैं कि कोई कारपेंटर कम पैसे में आप अगर चौकीदार और बहाल करते अपने ट्रेनर को, कोई वो वर्कर को, आईटी वाले को, कंप्यूटर कलर को 5 जन बिठा रहे हैं और सोचे आप कंपनी बेईमानी नहीं करेगा और आप कहिएगा बहुत अच्छा नागरिक ले आए। ये संकट रहेगा। बड़ी बड़ी बात करिए, नई शिक्षा नीति वाली बात बनाइए और सारा अंजाम कीजिए और सरकार का जो फार्मूला ढूंढिए। मनुष्य नहीं बन पा रहा, इसमें मनुष्य गायब हो गया है, मनुष्य के निर्माण की बुनियाद गायब हो चुकी है। रमेश जी, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप अंग्रेजी से बहुत खफा है। देखिए, भाषा की जहाँ तक बात है तो भाषा कोई भी हो उस पर पकड़ होना अनिवार्य है। न हिंदी बुरी है न इंग्लिश बुरा है। आपने कहा कि अपनी भाषा में जब संस्कार मिलेंगे तब संस्कारित होगा, नहीं तो ऐसे। एक अब्दुल कलाम आजाद जी, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने सारी पुस्तकें इंग्लिश में लिखी। उनके सारे जो बच्चों को पढ़ाते थे अंग्रेजी में। अंग्रेजी भारत की भाषा नहीं है, अंग्रेजी भारत की भाषा नहीं है। अंग्रेजी हम सीखते हैं, अंग्रेजी हम सीखते हैं, समझते हैं। भारत की भाषा आम बोलचाल की भाषा है जिसमें हम सीखते हैं। अंग्रेजी सीखते हैं, बोलते हैं, अनुवाद करते हैं, तकनीक को अनुवाद करते हैं। अंग्रेजी अनुवाद की भाषा। अंग्रेजी इसलिए पढ़ते हैं कि हम ब्रिटेन के गुलाम रहे, ब्रिटेन के गुलामी के कारण हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। भाषा सीखना बुरा नहीं है। अंग्रेजी भारत की भाषा कभी नहीं रही है। यह संकीर्णता है, यह खारी नहीं कर। हम गुलाम है, हम गुलाम लोग हैं, हम गुलाम लोग हैं और अंग्रेजी हमारी गुलामी पर चढ़ी हुई है। जो हमारी देश की भाषा नहीं रहे, सीख लिए हैं, हम गुलाम लोग हैं, अभी गुलामी बने हुए, गुलाम के मानसिकता जकड़े हुए हैं। आपने हिंदी क्यों सीखी? आप संस्कृत में बात करिए ना, संस्कृत सीखिए। हम संस्कृत हमारी भाषा नहीं है, हमारी भाषा है भोजपुरी है, बजका है, हिंदी हमारी खड़ी बोली। पूरी सीखे, अंग्रेजी सीखे, पूरी सीखे, भाषा कोई भी सीखे। आपको किसने रोका कि आप राष्ट्रभाषा न सीखे? आप राष्ट्रभाषा सीखिए, लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आप कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो यह तो आपको और हैंड्स ऐड करता है या आपको और मजबूत बनाता है। लेकिन किसी भाषा को सिर्फ इसलिए नकार देना, इंग्लिश यूं ही आज पूरे विश्व की भाषा नहीं है, आप नकार देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आप ग्लोबल मार्केट में पिछड़ जाएंगे और आज सिर्फ अपने देश तक सीमित रहकर आप देश का विकास नहीं कर सकते। कोई पिछड़ता नहीं है। जर्मनी में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, जापान में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, चाइना में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। चाइना दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है, अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। जापान दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। जर्मनी शक्तिशाली देश अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। अंग्रेजी मात्र दुनिया के मात्र अमेरिका और ब्रिटेन 2 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। दुनिया के मात्र 2 देशों में अंग्रेजी और उपनिषद बोली जाती है। अंग्रेजी कहीं नहीं बोली जाती है, अंग्रेजी कहीं नहीं बोली जाती, 2 देशों में बोली जाती है। अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, अंग्रेजी कहीं नहीं बोली जाती है। कोई बुरी नहीं होती विश्व की। संकीर्णता के बारे में अंग्रेजी ज्ञान के लिए बता रहे हैं, जानकारी के लिए बता रहे हैं, जानकारी के लिए बता रहे हैं। अंग्रेजी कहीं नहीं बोली जाती है, अमेरिका ब्रिटेन छोड़कर अंग्रेजी कहीं नहीं बोली जाती है। अंग्रेजी सिर्फ जापान अपनी भाषा बोलता है, जर्मनी अपनी भाषा बोलता है, चाइना अपनी भाषा बोलता है, सारा देश अपनी भाषा बोलता है। भारत अपनी भाषा नहीं बोलता, भारत अपनी भाषा भूल चुका है। ये अंग्रेजी बोली जाती है, वो आजकल 2 देशों को अंग्रेजी की भारत हिंदी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भाषा बोलने जा रहा है। चाइना के बाद हिंदी दुनिया के सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। चाइना के बाद हिंदी दुनिया के सबसे बड़ी
बोलने जाने के लिए दुनिया के सबसे बड़ी हिंदी के बाद चाइना। क्यों हिंदी में आप अपना काम काज नहीं करते? गुलामी के ना सीखता, हम गुलाम लोग हैं, हम लोग गुलाम लोग हैं, दिमाग में गुलामी भरी हुई है। अंग्रेजी हम गुलाम लोग हैं, हम गुलाम देश के लोग हैं, क्या है? हम गुलाम देश के लोग हैं। देश आजाद, भारत अभी आजाद नहीं हुआ, हम गुलाम देश के लोग हैं। अंग्रेजी की मानसिकता भरी हुई है अभी भी। भाषा को आपकी माँ अच्छी हो तो इसलिए ममता मैम दोनों को आप सीखिए ना। अभी देश में इतना रंग नस्ल है ना, अभी ऐसा नहीं है, देश में इतना रंग नस्ल है, इतना ऐसा नहीं है, तो अभी विचारों की बात है। दुनिया में ममता दुनिया में गोरे काले का भेद है, पुरुष स्त्री का भेद है, पुरुष स्त्री का भेद है, गोरे काले का भेद है, पुरुष स्त्री का भेद है, गोरे काले का भेद है। स्त्रियों को मौका मिल रहा है, गोरे काले का भेद है ना, ऊंच नीच का भेद है, अमीर गरीब का भेद है, इसलिए अंग्रेजी अपनी राज कर रही है। अंग्रेजी का भेद है, हिंदी का भेद है, भाषा का भेद है, मातृभाषा का भेद है, वर्नाकुलर लैंग्वेज का भेद है। आपकी सोच है, कोई अंग्रेजी नहीं, अभी देश में दुनिया में भेद है, ऊंच नीच का, गोरे काले का, अमीर गरीब का, सबका भेद है। बोलिए शेफाली जी, बोलिए शेफाली जी। ममता मैम, आपकी बात अपनी जगह सही है। ममता मैम, आप ये कह रहे हैं कि ग्लोबल हैं हम, पूरे विश्व में हम राज करना है तो हमें भाषा की पकड़ होनी चाहिए। ये एक अपने आप में पॉजिटिव बात आप कह रही हैं, लेकिन जो सर कह रहे हैं, रमेश सर, वो ये सिर्फ कह रहे हैं सम्मान की बात है। ये हमारे जानकारी विश्व में अंग्रेजी नहीं है, विश्व में अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी पूरे विश्व में नहीं है। आप डाटा आंकड़ा देख ले, अंग्रेजी किन देशों में बोली जाती है, पूरे विश्व में अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी ग्लोबल भाषा नहीं है, अंग्रेजी ग्लोबल भाषा नहीं है, आप डाटा पढ़ें। अंग्रेजी ग्लोबल भाषा नहीं है, आपके अपने देश में हिंदी कई भागों में नहीं है। जाती है, एक मिनट हिंदी बोली जाती है, हिंदी सबसे नहीं बोली जाती। मॉरिशस, गायना, दूसरे के वजूद को इस संकीर्णता की वजह से अपने देश में आप पर आए हैं, आपने हिंदी को नहीं है की वजह से बेगाना किया है। आप उदार बनिए। बात नहीं हो रही है, बात हो रही है भारत के बच्चे 3 भाषा पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा। भारत के बच्चों पर बोझ है भाषा को लेकर, भारत के बच्चों बोझ है भाषा को लेकर। त्रिभाषा फार्मूला रहा है, कोई सरकार जोखिम नहीं उठाना चाहती है। मातृभाषा पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, क्षेत्रीय भाषा पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए। गोली सरकार भारत में संकट है, भारत में बच्चों पर बड़ी पीड़ा है, बच्चों पर बड़ी बोझ है भारत के बच्चों पर। भले ही हम इतना पास कर ले, लेकिन उनकी पसंद अंग्रेजी होती है, क्योंकि अंग्रेजी उनको सुविधा देती है। तो आप हिंदी सीखिए ना, हिंदी में सपने देखिए ना, हिंदी में लिखिए ना, लेकिन अंग्रेजी सीख जाते हो तो ये बुरा कैसे है? यह संकीर्णता जो है वह आपको पॉपुलर नहीं होने देती। जब हम बस हिंदी करेंगे, हम सब भाषाओं को अपनाए ना, जो हम सीख सकते हैं वो सब सीखे ना। ममता मैम, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपकी बात जो है, आप ये कह रही हैं कि अगर आपको उन्नति करनी है, आपको तरक्की करनी है, आपको आगे बढ़ना है, कई सारे ऑप्शन होने चाहिए आपके पास। तो आपको अपनी बहुत सारे जो हमारी लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें पकड़ होनी चाहिए, जिससे कि हम ग्लोबल हो सके। ग्लोबल होने की बात है। लेकिन बात कर रहे थे रमेश सर, जो बात कर रहे थे, उनकी बातों में ये मैं समझ पाई हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे देश हैं जो तकनीकी में भी आगे हैं और किसी भी तरह पीछे नहीं है। तो उनकी भी बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन आपकी बात भी उतनी ही महत्व रखती है जितनी रमेश सर ये कह रहे हैं कि हमारी हिंदी को वो महत्व नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुभाषीय देश है हमारा, बिल्कुल अलग है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ का रहन सहन बहुत सारा है, और ये एक अनूठा है। ये बहुत अनूठा है हमारे भारत, इसीलिए महान है। बिल्कुल दुनिया में अलग स्थान रखता है भारत, और भारत विश्व गुरु भी तभी बन सकता है जब उसकी हर भाषा पे भी पकड़ होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। ये हमारे लिए, आपकी बात अपनी जगह बहुत सही है। आगे बढ़ना है आपको, निकल के बाहर सबके बीच बैठना है या नौकरी करनी है, तो उसके लिए आपको अपनी जो ग्लोबल भाषा है, ज्यादा है
इंग्लिश की बात कर रही हैं, तो वो भी हमें उससे कोई भाषा से कोई दुश्मनी नहीं है। भाषा जितनी आप सीख लीजिए उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शेफाली जी और शेफाली जी, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक रवि भूषण सर हैं, एक रवि भूषण सर हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश के मीडियम कॉलेज मुजफ्फरपुर। उन्होंने एक सवाल रखा था, वो सवाल मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ सामने, ममता मैडम पे ही रखा था शायद, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि अतिथि सहायक प्राध्यापकों पर सरकार की बर्बरता 3 सितंबर की घटना कितनी जायज है? कृपया इस पे सवाल जरूर रखें। तो मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट सवाल है, मैंने रख दिया है। मैं बोलूं? बिल्कुल मैं बोलूं? अगर सवाल है तो मैं बोलूं? अतिथि, हाँ, इन्होंने सवाल रखा है, रवि भूषण सर हैं जो मीडियम कॉलेज से हैं, मीडियम कॉलेज। रवि भूषण जी, मैं समझ गई, मैं समझ गई शेफाली जी, मैं सवाल समझ गई। उन्होंने सवाल रखा कि अतिथि शिक्षकों पर 3 तारीख को प्रदर्शन में सवाल, हाँ, वो प्रदर्शन कितना, उन पर जो लाठी चार्ज हुआ यह कितना सही है, इस पर क्या मेरा कहना है, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, यही स्वागत है। देखिए, जो लाठी चार्ज हुआ, जो लाठी चार्ज हुआ, किसी भी सभ्य समाज में यह एक बर्बरता की निशानी है। शिक्षक इतने हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड हैं, और जब वो किसी चीज के लिए, अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करते हैं, और आप कहते हैं कि आपका लोकतांत्रिक देश है जहां आपके हितों की रक्षा की जाती है, तो ऐसी स्थिति में उन पर इस तरीके की दमनात्मक कार्रवाई यह निसंदेह भर्त्सना के योग्य है, और यह बिल्कुल कहीं से उचित नहीं है। हम मांगेंगे, हम तुमसे मांगेंगे, तुम नहीं दोगे, ये तुम्हारी बात है, लेकिन हमें मांगने से कैसे रोक दोगे? हम प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो हम पर लाठी चार्ज अगर आप करते हैं, पुलिसिया कार्रवाई होती है, तो यह दमन है। और यह तब होता है, यह एक तरीके से कायरता की निशानी है। यह तब होता है जब कौम घबरा जाती है कि इनका आंदोलन कहीं हमें ना उखाड़ ना फेंके, तो ऐसी दमनात्मक कार्रवाई होती है। इसलिए मैं मानती हूँ कि यह कार्रवाई कहीं से उचित नहीं है। किसी सब समाज में आप एक बच्चे को आज एक चांटा नहीं मार सकते हैं। स्कूलों में रूलिंग्स आ गया, तो कैसे एक शिक्षक पर लाठी चला सकते हैं? ये एक बेसिक चीज है कि आप किसी को फिजिकली हर्ट नहीं कर सकते हैं, और इसमें शिक्षक जो समाज को रास्ता दिखाता है, आप अगर उस पर लाठी चलाएंगे तो समाज उसकी इज्जत कैसे करेगा? समाज उसके पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ करके सीखेगा? इसलिए यह निंदनीय है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मुझे लगता है रवि जी को उनके प्रश्न का बिल्कुल, ये तो एक अमानवीय भी है, उत्तर बिल्कुल मिल गया होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि आप एक जो नीति निर्माता जो होता है, वो हमारे नेता होते हैं, सांसद होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है समाज की। और जो एक शिक्षक होता है, वो शिक्षक तो सभी पद को तैयार करता है। शिक्षक को आदर नहीं देंगे तो ये बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी समाज में कि कोई टीचर ही नहीं बनना चाहेगा, शिक्षक बनना ही नहीं चाहेगा। फिर क्या होगा? वैसे भी कमियां हो रही है, कई लोग नहीं बनना चाहते हैं टीचर। तो टीचर की बात, किसी की भी बात हो, यहाँ हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो शिक्षक पे इस तरह के हमले बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये, कि वो हर किसी को बात अपनी रखने की, ये लोकतांत्रिक देश है तो रखने की अपनी तरीके है, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखता है, तो उसमें लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, अमानवीय है बिल्कुल। और अति संवेदनशील मामला है ये, बर्बरतापूर्ण हरकत ये जो आप शिक्षक पे करेंगे, जो आपको, आपके बच्चे को पढ़ाता है, एक स्वर्णिम भविष्य प्रदान करता है, उस पे इस तरह की, या किसी पे भी, और खासकर शिक्षक पे, बहुत ही निंदनीय है। तो रवि भूषण जी का ये एक सवाल था हमारे दर्शक का, उनको हमने शामिल किया और आपने बहुत सही तरीके से समझाया है मैम, ममता मैम। सर जी अब हम इस परिचर्चा के अंत में जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? और भी मुद्दे हैं, हम इसको और भी लेकर के आएंगे आगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। और शिक्षक
एक रीढ़ की हड्डी होती है समाज की, देश की, हमारे। तो इसे बहुत त्याग तपस्या बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है। सर क्या संदेश देंगे चलते चलते? संत जी आप पहले बोलिए, फिर मैं संदेश बोलूंगी। संत सर। जी संत जी शिक्षकों से चलते चलते क्या देंगे आप शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हाँ, और समाज के लिए? 2 शब्द। शिक्षक के सम्मान को पुनः लौटाना होगा। इसमें शिक्षक की भी भूमिका होगी। समाज को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। वे अपने शिक्षकों पर भरोसा रखें, उनके शिक्षक ही सब कुछ कर सकते हैं। विद्यार्थियों से मेरा कहना होगा कि वो स्वाध्यायी बने और वो समझ करके पढ़ें। वो शॉर्टकट मेथड, नौकरी पाना, ये सारी चीजें दिमाग में रहेंगी तो देश को कोई वैसा नागरिक हासिल होने वाला नहीं है। अभिभावक जागरूक हों, इसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभिभावकों सबको जागरूक कर ही रहेंगे तो अभिभावकों को भी अपने लिए, अपने सम्मान के लिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, हम तो माहौल क्रिएट करने वाले हैं ना, माहौल इस तरह से बना देंगे कि ये शिक्षकों का सम्मान पुनः स्थापित हो जाए और तभी ये समाज जो है वो बदलेगा। सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो एजुकेशन सिस्टम लागू करना, किस तरह से लागू कर रहे हैं, ये उन पर निर्भर करता है। तो उनकी भी भूमिका है, अच्छे एक्सपर्ट से ये बनाएं और वो लागू करें। और शिक्षक, मेरा मानना है कि शिक्षक ही मेकर होते हैं, चेंजर होते हैं। वो अपनी भूमिका में आए, बहुत कुछ बदल सकता है। मेरा यही अपने शिक्षकों से संदेश है, शिक्षकों की संदेश है। जी बहुत बढ़िया। मैम आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि मैंने पढ़ा था। बिल्कुल जी मैंने कहीं पढ़ा था कि शिक्षक की गोद में ही किसी देश का विकास भी पलता है और उसी की गोद में विनाश भी पलता है। तो शिक्षक विकास को पाले। शिक्षक एक भवन जैसे बनाने में अगर हम अच्छे सीमेंट, अच्छे बालू और अच्छे गिट्टी और ईटा का इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया मकान बनता है। तो शिक्षक भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे करके छात्रों के भविष्य को संवारे और छात्र भी चातक पक्षी की तरह एकदम शिक्षक की ओर टकटकी लगाकर जो ज्ञान का भंडार है उनमें, उसको अपने तक आने दे, अपने दिमाग को वो खोल के रखे, है ना, कि पात्र बड़ा होगा तो उसमें ज्यादा समाएगा। तो अपने दिमाग को वह एक बड़ा पात्र बनाए और शिक्षक से जो ज्ञान प्राप्त हो उसको गुणे सुने, तभी उसका एक सुंदर भविष्य बनेगा। तो ये गुरु और शिष्य के बीच एक बहुत अच्छी कड़ी फिर से बन पाएगी। और अभिभावकों से भी एक बात जरूर कि शिक्षक के बारे में जब अपने बच्चों के सामने बात करें तो सम्मान से बात करें। मैंने अभिभावकों को सुना है कि वो मास्टरवा की बोलता हूँ, वो मास्टरनिया की बोलता हूँ। तो इस तरीके से अगर वो करेंगे तो उनका पुत्र शिक्षा तो प्राप्त कर लेगा लेकिन कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा, कभी एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। माता पिता भी शिक्षक होते हैं बच्चों के, तो उनको भी अपने बच्चों को इसी उद्देश्य से पालना चाहिए, उसे एक अच्छी शिक्षा दे, एक अच्छा नागरिक बनाए। वो अच्छा होगा तो सफल हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही कि आप माता पिता का भी इसमें बहुत बढ़िया रोल है। और आप सबसे ये शुभ संध्या पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती पे बात करके बहुत सारी बातें अच्छी बातें सुनने को मिली है, बहुत ज्ञानवर्धक, और इससे समाज को एक अच्छा संदेश आपने दिया है। सर आप बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। मेरे साथ जुड़े तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलते चलते एक शब्द यही कहूंगी कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। ये विचार रहे हैं हमारे आदरणीय माननीय शिक्षाविद, महान विदूषक
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इन विचारों के साथ ही आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ और तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।